कि फूल जूड़े में सजाओ तो हम गज़ल लिख देंगे, कि फूल जूड़े में सजाओ तो हम गज़ल लिख देंगे, होश दर्पण के उड़ाओ तो हम गज़ल लिख देंगे। झुकी निगाहों के जादू बन गए हम तो, आँख थोड़ी-सी उठाओ हम गज़ल लिख देंगे। मुस्कुराहट है गजब उस पे कभी हंस के होठ दांतों से चबाओ तो हम गजल लिख देंगे। दूर ही दूर ये मौन भला क्यों टूटे, तुम जरा पास तो आओ हम गजल लिख देंगे। चलो संभल के रखो बदन का ताजमहल, सिर्फ आंचल को गिराओ तो हम गजल लिख देंगे। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पैनिसिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यशबीर सर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग बच्चों आज दृष्टि एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चन, ये बच्चों दृष्टि पब्लिकेशन की एक बुक है। एनसीईआरटी बच्चों इसमें क्वेश्चन के थ्रू पूरी समझाई गई है। तो दृष्टि की बच्चों जो एनसीईआरटी है थ्रू क्वेश्चन, उसको हम लोग आज बच्चों देखने जा रहे हैं। इसमें बच्चों बुक में क्या खास बात है वो आपको हम बता दे रहे हैं। ये बुक बच्चों दृष्टि पब्लिकेशन वालों की है। ये किसी भी एग्जाम बच्चों ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक के बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। इसमें एनसीईआरटी बच्चों 6 से लेकर के 12 तक, 6 टू 12, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी बच्चों थ्रू क्वेश्चन समझाया गया है। और ये बच्चों हम पहले शुरू करने जा रहे हैं आज एनसीईआरटी विज्ञान, सामान्य विज्ञान, यानी कि साइंस पढ़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि जितनी भी परीक्षा है साइंस का वेटेज बहुत रहता है और साइंस के क्वेश्चन बच्चों सीधे सीधे एनसीईआरटी से ही देखने को मिलते हैं। तो ये बच्चों बुक है। इस बुक में खास बात ये है कि इस जो बच्चों बुक के अंदर में अगर हम बात करें तो ये बच्चों थ्रू क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू इसमें थ्योरी को समझाया गया है। और विज्ञान का बच्चों 6 से लेकर कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में बच्चों अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ व्याख्या का हल किया गया है बच्चों। और इसमें खास बात यह है कि बच्चों एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू दोनों का समागम है। तो दृष्टि पब्लिकेशन वालों की बच्चों ये बुक है, सबसे अथेंटिक बुक है बच्चों। ये दृष्टि आप लोग जानते हैं यूपीएससी के लिए हिंदी माध्यम से कितना एथेंटिक पब्लिकेशन है, तो उन्हीं की ये बच्चों बुक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सामान्य विज्ञान। इस बुक के अंदर में बच्चों पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 6 से बच्चों 12 तक ए टू जेड जितना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसे क्वेश्चन के थ्रू बच्चों डिटेल में। खास बात ये बच्चों क्वेश्चन के जस्ट नीचे जो इन लोगों ने डिटेल दी है, उससे पूरा एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट इन लोगों ने इस हिसाब से बनाया है कि पूरा एनसीईआरटी बच्चों थ्योरी भी कवर हो जाता है अगर ये बुक आप लोग कर लेते हैं। बच्चों इसीलिए ये बुक हम लेकर के आए हैं। और ये बच्चों इस बुक में जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आज, पहले पूरा देख लेते हैं कि सिलेबस इसके अंदर में क्या क्या है। ये तो बच्चों इसके बुक के बारे में बताया गया है, कैसे बुक बनी है, कौन संपादक है, क्या है। सीधा आ जाते हैं हम लोग बच्चों सिलेबस। तो ये बच्चों सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, अनुक्रम मतलब सिलेबस, सबसे पहले बच्चों कक्षा 6 क्लास 6 में बच्चों लिखा है भोजन कहाँ से आता है, भोजन के घटक, वस्त्र, वस्तुओं का समूह बनाना, पदार्थों का पृथक्करण, हमारे चारों ओर परिवर्तन, पौधे, शरीर, सजीव, गति, प्रकाश, छाया, विद्युत परिपथ, चुंबकों का मनोरंजन, जल और हमारे चारों ओर की वायु, कचरा संग्रहण। ये सब बच्चों कक्षा 6 की क्लास में यही चैप्टर आप लोगों ने देखे होंगे। 16 के 16 चैप्टर बच्चों यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो क्लास 6 जैसे ही कंप्लीट होता है तुरंत के तुरंत बच्चों क्लास 7 की एनसीईआरटी का यहाँ पे डिटेल दिया गया है। क्लास 7th, इसमें बच्चों पदार्थों, पादपों में पोषण, प्राणियों में पोषण, रेशे से वस्त्र तक, ऊष्मा, अम्ल, क्षार, भौतिक रासायनिक क्रिया, मौसम, जलवायु, पवन, तूफान, मृदा, जीवों में श्वसन, पादपों और जंतुओं में परिवहन, पादप जनन, गति, समय, वैद्युत धारा, इसके प्रभाव। तो पूरा बच्चों 7th का एक एक चैप्टर इसमें कवर्ड है। इसके बाद में प्रकाश है, जल है, वन है, अपशिष्ट जल है। फिर 8th की क्लास शुरू हो जाती है बच्चों। 8th की बुक में भी बच्चों 8th के जितने भी चैप्टर होते हैं, 8th में फसल, सूक्ष्म जीव, संश्लेषित रेशे, पदार्थ, कोयला, दहन, पौधे, कोशिका, जंतुओं में जनन, किशोरावस्था, बल, दाब, जितने चैप्टर बच्चों आपने नाम सुना होगा, हर्षण, ध्वनि, प्रकाश, तारे, वायु प्रदूषण आदि। ऐसे ही बच्चों फिर 9th का जो भी चैप्टर है, ए टू जेड चैप्टर यहाँ पे बच्चों 9th का कवर किया गया है। और 9th की बुक के बाद बच्चों तुरंत के तुरंत इन्होंने 10th की बुक को कवर कराया है। तो यानी कि मोटा माटी ये कह सकते हैं। फिर बच्चों 12th की बुक, इस बुक में बच्चों पूरा 6 से लेकर के 12th तक
जितना एनसीईआरटी बच्चों साइंस है उसका ए टू जेड क्वेश्चन के थ्रू पूरा थ्योरी भी कवर कराया गया, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू। चलिए देखते हैं। तो आज बच्चों ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा-सीधा हम लोग क्लास 6 का विज्ञान शुरू करते हैं। क्लास 6 में जितने भी बच्चों एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, वो हम आपको पूरे के पूरे इस बुक में जो दिया गया पूरा डिटेल में बताएँगे, जो-जो बात इसमें कही गई है। और ये आपने कर ली, अब चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी तक, पीसीएस, स्टेट पीटीएस, आरओ, रेलवे, एसएससी, जहाँ भी बच्चों साइंस आती है, इस बुक से बच्चों क्वेश्चन बाहर नहीं जाते। हम खुद पेपर देते हैं, हमने देखा है सीधे-सीधे क्वेश्चन छपते हैं बच्चों इसी से। तो चलिए बच्चों ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन को कर लेते हैं थोड़ा ज़ूम, ताकि बच्चों आपको आसानी से आ जाए समझ। तो पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला जो चैप्टर है क्लास 6 का, भोजन यह कहाँ से आता है? तो पहली क्लास 6 का पहला चैप्टर बच्चों यही है, भोजन यह कहाँ से आता है? सीधा-सीधा बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर के आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? सर्वाहारी बच्चों बताना है। आपको बच्चों क्या बताना है? सर्वाहारी। तो यहाँ पे पूछा गया निम्न में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? तो चलिए बच्चों देखते हैं सर्वाहारी इनमें से कौन है। सर्वाहारी, तो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है शाकाहारी, मांसाहारी, ए और बी दोनों। तो बच्चों सर्वाहारी को बोलते हैं ओमनीवोरस। इसमें शाकाहारी भी आएगा, मांसाहारी भी, अर्थात आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ए और बी दोनों के जिसमें गुण हो वो सर्वाहारी कहलाता है। तो बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों ने डिटेल बाकायदा दी है पॉइंट टू पॉइंट। इन्होंने लिखा है जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, और जो केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। जिन बच्चों ने कभी एनसीईआरटी ना पढ़ी हो तो वो मेरे साथ साथ नोट्स बच्चों बना सकते हैं। चलिए चलते हैं। ये यकीन मानिए बच्चों, ये पूरी बुक आपको बहुत जल्दी हम एक वीडियो में पूरी कंपाइल करके आपको देंगे। अभी तो अलग अलग वीडियो भी देंगे, बाद में पूरी बुक बच्चों हम कंप्लीट करा के आपको एक महा मैराथन भी देंगे। चलिए बच्चों देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, मधुमक्खियां फूल से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं क्योंकि? तो लिखा है मधुमक्खियां फूलों से बच्चों मकरंद इकट्ठा करती हैं। ऐसा वो क्यों करती हैं? फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है, और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है। उपरोक्त में से सभी। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। फूल और मकरंद ये बच्चों वर्ष में केवल कुछ ही समय तक उपलब्ध होते हैं, इसलिए मधुमक्खियां इसका बच्चों क्या कर लेती हैं? भंडारण कर लेती हैं। तो बच्चों सब लोग जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ये बच्चों पूरी बुक आपको एक वीडियो में मिलने वाली है, ये ध्यान रखना। एक बुक, पूरी बुक और एक वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। 15-16 घंटे की कम से कम बच्चों ये हो जाएगी, 20 घंटे की भी हो सकती है, लेकिन हम कराएंगे पूरा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। 150 पेज की बुक है, पूरी की पूरी बुक आपको पढ़ाने वाले हैं। तो सब बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में कर दिया करें शेयर। तो यहाँ लिखा है बच्चों, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित कर लेती हैं, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय तक उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। यानी कि जब फूल वगैरह नहीं होते तब भी उन्हें खाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो पहले से ही स्टोरेज करके चलती है। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है बेटा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो चलिए बच्चों कर लेते हैं विचार। निम्नलिखित कथनों में क्या करना है? विचार करना है। तो निम्नलिखित कथनों में बच्चों विचार करेंगे। यहाँ लिखा है पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। दूसरा लिखा है सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कौवा मांसाहारी जीव है। यहाँ लिखा है
कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बच्चों, पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत है, ये बात तो सही है। यहाँ असत्य पूछ रहा है बच्चों। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प, पत्तियां सब पौधों के बच्चों नहीं खाए जाते हैं, ये बात गलत है। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। किसी पौधे का बच्चों फल भी खाया जाता है, फूल भी खाया जाता है, तो पत्तियां भी खाते हैं कभी कभी, तो ये बात भी बच्चों सही हो सकती है। कौवा मांसाहारी, ऐसा बच्चों नहीं, कौवा सर्वाहारी है, कौवा सब कुछ खा लेता है। तो इसमें पूछा गया था गलत, तो गलत तो बच्चों हो जाएगा 2 और 4। ऐसा जिस ऑप्शन में होगा बेटा वही ठीक होगा। तो ऐसा डी ऑप्शन में दिख रहा है, डी इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? चलिए चलते हैं। चलिए भाई, इसकी देख लेते हैं डिटेल। तो इसमें लिखा है बच्चों, डी राइट आंसर है। लिखा है सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प, पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं किया जाता है। हर पौधे का ऐसा नहीं होता है बच्चों, क्योंकि पौधों का कुछ हिस्सा, विशेष हिस्सा ही प्रयोग योग्य होता है। सभी पौधों में कुछ भिन्नताएं बच्चों होती हैं। सरसों की जैसे बच्चों पत्तियां और बीज प्रयोग में लाए जाते हैं, अर्थात कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने में प्रयोग होते हैं। कौवा एक बच्चों सर्वाहारी प्राणी है। कौवा कैसा है बेटा? सर्वाहारी है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट दी गई है बच्चों, और सूची क्या दी गई है? सेकंड। इन दोनों को आपको मैच कराना है। तो जैसे बच्चों लिखा है शेर एवं बाघ, तो शेर बाघ बच्चों दूसरे जंतुओं को खाते हैं, मांसाहारी होते हैं। शाकाहारी की बात करें अगर बच्चों, शाकाहारी, तो शाकाहारी जो लोग होते हैं बच्चों, पादप और पादप उत्पाद खाते हैं। पालक और फूल गोभी ये बच्चों सब्जियां हैं। दूध, पनीर, घी और दही ये सब बच्चों जंतु उत्पाद हैं। दूध है, पनीर है, घी है, दही है, ये कैसे उत्पाद हैं बच्चों? जंतु उत्पाद है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर बच्चों होना चाहिए ए का तीसरा, बी का चौथा। ए का तीसरा, बी का चौथा, इसके बाद बच्चों सी का पहला। तो इसके हिसाब से राइट आंसर बेटा हो जाएगा बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। लिखा है शेर बाघ ये बच्चों जंतुओं को खाते हैं, ये बात सही है। शाकाहारी लोग पादप और उनके उत्पाद खाते हैं। फूल गोभी वगैरह, पत्तियां, पालक सब्जियां हैं। दूध, घी, पनीर सब जंतु उत्पाद है बच्चों, दूध से ही प्राप्त होते हैं। पहला चैप्टर बच्चों का कंप्लीट। चैप्टर नंबर 2। दूसरे चैप्टर का नाम है बच्चों भोजन के घटक। दूसरे चैप्टर का नाम बच्चा क्या है? भोजन के घटक। तो चलिए देखते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर का नाम है बेटा भोजन के घटक। तो इसमें लिखा हुआ है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशा। तो इसमें पूछा गया कि बच्चों पोषक तत्वों में कौन सा शामिल है? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। इसमें पूछा गया था बच्चों कौन से भोजन के मुख्य घटक है? इसमें खनिज लवण, आहारी रेशा और इसके बाद विटामिन। तो इसका बच्चों उत्तर जो सही हो जाएगा, राइट आंसर होगा बेटा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही उत्तर होगा वो होगा बच्चों बी पार्ट। एक और दो दोनों सही है। मुख्य पोषक तत्व में बच्चों ये दोनों आते हैं। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं इसकी डिटेल बच्चों। यहाँ लिखा है भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में बच्चों क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशा और जल भी होता है। रुचांश हमारे शरीर को कोई भी पोषक प्रदान नहीं करता है। यानी कि रुचांश और जल, इनसे कोई पोषक तत्व बच्चों नहीं मिलते हैं, ध्यान रखना। ये केवल हमारे जो शरीर की जो वो पाचन सिस्टम को अच्छा करने के लिए फायदेमंद हो। तो ये बच्चों इसमें रुचांश नहीं आएगा, ध्यान रखना। पोषक तत्वों में, पोषक तत्वों में ये 5 चीजें आती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बच्चों विचार करिए। तो भोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए, इनके संदर्भ में हमें करना है विचार। तो पहला लिखा हुआ कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से
ऊर्जा प्रदान करता है। ये बात तो बिल्कुल सही है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन, खनिज लवण हमारे शरीर में वृद्धि और अनुरक्षण, ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। प्रोटीन और खनिज लवण वृद्धि करते हैं। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है, ये बात भी बच्चों बिल्कुल सही है। रोगों से रक्षा कौन करता है? विटामिन करता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है बच्चों सही है? एक तीन, दो तीन, एक एक दो, या एक दो तीन। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, तीनों बिल्कुल सही थे। देख लेते हैं इसकी डिटेल। उपर्युक्त तीनों कथन सही है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को बच्चों क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन, खनिज लवण शरीर में बच्चों वृद्धि करते हैं और उनके लिए अनुरक्षण करते हैं। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है, सहायता देती है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा इसका 4। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड, स्टार्च। तो इसमें लिखा निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो बच्चों इसमें अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। बाकी के बच्चों ये दोनों शर्करा और स्टार्च, ये तो कार्बोहाइड्रेट। बच्चों मंड को ही तो स्टार्च कहते हैं, तो ध्यान रखना ये हिंदी में भी ऐसे स्टार्च लिखा रहता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना, स्टार्च को ही मंड कहा जाता है। तो लिखा है कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा है, यानी स्टार्च और शर्करा है। अमीनो अम्ल बच्चों एक प्रोटीन होती है। अमीनो अम्ल बेटा क्या होती है? प्रोटीन होती है। क्वेश्चन नंबर 4। वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वसा एक बच्चों महत्वपूर्ण घटक है। निम्नलिखित कथनों पे हमें करना है बच्चों विचार। चलिए देख लेते हैं। नंबर 1 लिखा है भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापा का कारण बन जाती है। ये बात बच्चों सही है। वसा से क्या बढ़ जाता है? मोटापा। पहली बात तो बिल्कुल सही है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ये बात भी सही है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसा नहीं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा नहीं, ऊर्जा अधिक वसा से ही प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर बच्चों ये दो हो जाएंगे, पहला और दूसरा। चलिए देख लेते हैं पूछा क्या गया। यहाँ लिखा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एक और दो दोनों। यहाँ लिखा है बच्चों कथन एक और दो सही है, कथन 3 गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। बच्चों 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है, 1 ग्राम वसा, इससे बच्चों को ऊर्जा प्राप्त होती है 9.2 किलो कैलोरी। जबकि 1 ग्राम बच्चों कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट, इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है 4.2 किलो कैलोरी। तो किससे ज्यादा प्राप्त होती है बच्चों? वसा से। जबकि वहां लिखा था कि कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है। एनर्जी भी बच्चों आप लोग याद कर लेना, बस इतना जरूर है कि कार्बोहाइड्रेट से बच्चों तत्काल ऊर्जा मिलती है, ज्यादा यानी कि जल्दी मिल जाती है और तत्काल मिल जाती है, लेकिन मात्रा के हिसाब से तो बच्चों कम मिलती है। ये बात ध्यान रखना। वसा में ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है, लेकिन कम मात्रा यूज करने पे ही। चलिए देखते हैं। लिखा है पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए बच्चों करते हैं। लिखा है कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों की उपस्थिति में जल से हो जाती है। बात तो सही है बिल्कुल। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने तथा मूत्र तथा पसीने के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। कौन सा कथन निम्न में से सही है? ये पूछा गया। कथन कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सी पार्ट। दोनों कथन एकदम कटू सकते हैं। लिखा है दोनों कथन सही है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितना जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय इत्यादि।
जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। लेकिन कुछ चीजें हम जो खाते हैं बच्चों, वहां से भी हमें जल मिल। विटामिन बच्चों दी गई है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कथन एक को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची फर्स्ट में बच्चों विटामिन है, और सूची 2 में उनसे होने वाले अभावजन्य रोग, यानी उनके अभाव में होने वाली बीमारियां। तो विटामिन ए बच्चों जो होता है, विटामिन ए की कमी से ना बच्चों कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसे बोलते हैं बच्चों रतौंधी, यानी कि दृष्टिहीनता। विटामिन बी 1 की कमी से बच्चों बेरी बेरी नामक बीमारी हो जाती है। और विटामिन बच्चों सी की कमी से होती है स्कर्वी। विटामिन डी से बच्चों हो जाती है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है बेटा? रिकेट्स हो जाता है। तो इनके बारे में मैच कराना है। तो बच्चों ए का हो जाएगा तीसरा, बी का पहला, और सी का चौथा। इस हिसाब से राइट आंसर बच्चों ए हो जाए। ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं आगे बच्चों। ये गारंटी है बच्चों, ये बुक आपने कर ली, फिर आपकी साइंस की झंझट, कोई भी प्रैक्टिस सेट मारिए आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। चलिए देखते हैं। चलिए इसकी देख लेते हैं बच्चों व्याख्या। तो इसकी व्याख्या में लिखा है बच्चों, विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता यानी कि रतौंधी। तो ए से बच्चों क्या होता है? इसकी कमी से रतौंधी होती है। कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाता है, इसे रतौंधी के लक्षण है। बी 1 की बच्चों कमी से हो जाता है बेरी बेरी रोग। दुर्बल पसलियां और काम करने की ऊर्जा में कमी इस रोग के लक्षण है। पसलियां कमजोर हो जाती है, काम करने में उतना ज्यादा आपका मन नहीं लगेगा बेटा। लिखा है विटामिन सी जो होती है बच्चों, इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। मसूड़ों से खून निकलता है, घाव भरने में अधिक समय लग जाता है, इस रोग के लक्षण है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है बच्चों। अगर डी की कमी हो जाए तो रिकेटस बीमारी हो जाती है। इसमें हड्डियां मुलायम होकर मुड़ने लगती, हड्डियां पड़ जाती हैं बेटा इसमें। कैसी? इसमें हड्डी पड़ जाती है टेढ़ी। तो हड्डियां बेटा इसमें टेढ़ी पड़ जाती है। तो चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन छाटना। विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, आंखों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। विटामिन भी घाव भरने में सहायक है, ये बच्चों गलत लिख दिया। विटामिन सी होता है यहाँ पे तो सही होता, ये अभी यहाँ तक तो गलत है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है, ये बात सही है, घाव भरता है ये बच्चों। विटामिन डी हमारी हड्डियां और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में शरीर को सहायता करता है, ये बात भी सही है, ये भी सही है। पूछा था कौन सा सत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी वाला कथन जो है बेटा, ये सरासर कैसा है? ये सरासर बेटा गलत है। चलिए चलते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों ए सी डी सही है, बी गलत है, क्योंकि विटामिन बी 1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक, घाव भरने में सहायक विटामिन जो है सी है। विटामिन सी भोजन को पकाने में गर्म करने से आसानी से नष्ट हो जाता है, यानी कि विटामिन सी जो होता है ऊष्मारोधी विटामिन है, ये किसी चीज को गर्म करने से इसकी कुछ मात्रा बेटा क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसकी कुछ मात्रा हो जाती है बच्चों नष्ट। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खनिज और अभावजन्य रोग, कैल्शियम, आयोडीन और लोहा। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है अस्थि क्षय, इसमें से आपको मैच कराना है। अच्छा विचार कौन सा सुमेलित है?
ये पूछा गया तो कौन सा यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों, सुमेलित है। तो इसमें बच्चों पहला तो सुमेलित है ही है, पहला सुमेलित है। देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या क्या सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है। कैल्शियम से बच्चों हड्डियां कमजोर हो सकती है, ये बात सही है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। दंत छह बच्चों नहीं, रक्त की कमी से एनीमिया होता है। रक्त की अगर बात करें तो एनीमिया होता है, दंत छह बच्चों होता है फ्लोरीन और क्लोरीन से। तो इसका केवल बच्चों दो ही सुमेलित हैं, एक और दो। इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ये पार्ट, एक और दो सुमेलित। लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होने वाले रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं। कैल्शियम की बच्चों कमी से हड्डियों में दिक्कत आती है। आयोडीन की कमी से बच्चों घेंगा रोग हो जाता है। और लोहे की कमी से बच्चों अरक्तता या इनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। लोहे की कमी से बच्चों कौन सी बीमारी हो जाती है, अरक्तता या इनीमिया। तो चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। वृद्धि की बच्चों ये बात कर रहा है, बात किसकी कर रहा है बेटा, ये वृद्धि की। तो कह रहा किसकी कमी के कारण जो है मानव शरीर में वृद्धि होती है धीमी। धीमी वृद्धि के लिए कौन उत्तरदायी है बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं चार। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, मानव शरीर में धीमी वृद्धि के लिए किसकी कमी के कारण होती है। विटामिन, प्रोटीन, वसा, उपयुक्त में से कोई भी। बच्चों पता है शरीर की बॉडी बिल्डिंग ऑफ लाइफ किसको कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं। तो वृद्धि अगर स्लो हो रही है तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है, प्रोटीन है बेटा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिखा है बच्चों मानव शरीर में धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह रुक सकती है। मेन तो बच्चों है प्रोटीन। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है बच्चों, तंतु से वस्त्र तक। चैप्टर नंबर बच्चों हमारा शुरू हो रहा है 3, इसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो लिखा है तागा या धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये बच्चों बिल्कुल गलत है। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, बात बिल्कुल सही है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, ये भी सही है। गलत हो जाएगा केवल बच्चों बी पार्ट, तो यही आंसर हमारा होगा बी पार्ट। तो गलत पूछ रहा है। नारियल का जो बाहरी आवरण होता है वो बच्चों जूट नहीं होता, जूट अलग से एक फसल उगाई जाती है। यहाँ देखते हैं, लिखा है तागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बना होता है, तागा या धागा। रुई और जूट पादपों से प्राप्त होता है। जूट पटसन के रेशे हैं। जूट जो बच्चों होता है पटसन नामक पेड़ होता है, उसका रेशा है। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। इसे पाट या पटुआ के नाम से भी जाना जाता है। ये बच्चों पूछा था पाट या पटुआ किसे कहते हैं, पटसन को ही कहते हैं। रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से, खास करके भेड़ के बाल, बकरी, खरगोश ऐसे जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। रेशम बच्चों जो होता है खास करके रेशम कीट ये कोकून से खींचा जाता है, तथा ऊन जो ऊन होती है वो भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट तथा याक के बालों से प्राप्त की जाती है। तो इसमें कथन बच्चों बी वाला हो जाएगा गलत। ये चीज आपको नोट कर सकते हैं कि पटसन को पाट या पटुआ भी कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फ्लेक्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और रेशम, इनमें से बच्चों पूछ रहा है उपर्युक्त तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। 1, 2,
तो इसमें बच्चों संश्लिष्ट मतलब होता है वैज्ञानिक विधि से बनाया हुआ प्रयोगशाला में। तो दूसरा है बच्चों नायलॉन भी है, पहला नायलॉन ही बनाया गया था, एक्रिलिक भी है। ये तो जो बच्चों है प्राकृतिक हैं दोनों, फ्लैक्स और ये रेशम, ये तो प्राकृतिक हैं। तो फ्लैक्स बच्चों जो जूट होती है ना उसी को कहते हैं, जूट को ही फ्लैक्स कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4। चलिए देख लेते हैं डिटेल। तो लिखा है बच्चों कपास और जूट, जूट को ही बच्चों फ्लैक्स कहते हैं, जूट प्राप्त होती है पटसन से, पाट पटुआ भी कहते हैं। रेशम तथा ऊन जंतु तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, ये प्राकृतिक है। जो पादप और जंतु से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप या जंतु नहीं है संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं, कृत्रिम तंतु कहलाते हैं। इसमें आता है पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक या संश्लिष्ट तंतुओं के सब उदाहरण हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भारत में पटसन या जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार और असम। तो ये पूछ रहे हैं कि बच्चों कहाँ पे की जाती है मुख्य रूप से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों केरल को छोड़ दो। पूर्वोत्तर में जैसे पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है, तो 1 3 4 यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं आगे। इसमें लिखा भी है बच्चों सी राइट आंसर। इसमें लिखा है भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन की खेती मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम जैसे राज्यों में होती है। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटसन यानी कि जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं, ये बात भी सही है बच्चों। रेशे तागा बनाने की प्रक्रिया, रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। ये कह रहे हैं बच्चों रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। ये बात सही है कि नहीं है, ये हम लोगों को देखना है। तो रेशे से बच्चों तागा ही धागा होता है, तागा लिख देता है कंफ्यूज करने के लिए। और धागा बनाने की क्रिया बच्चों का 100% कताई होती है। तो इस हिसाब से बच्चों तीसरा भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी पार्ट। 1 2 3 तीनों सही है। लिखा है सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर भी रखा जाता है और फूल आ जाते हैं तभी काटा जाता है। जल में डुबाने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है। जब लकड़ी अंदर की गल जाती तो ऊपर से रेशा निकाल लिया जाता है। कताई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींच कर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं जिससे तागा बन जाता है, तागा यानी कि धागा। चलिए चलते हैं। तो इसकी डिटेल में बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पदार्थ जिसके आर पर, ये बच्चों कौन सा क्वेश्चन रह गया, नीचे और था क्वेश्चन क्या। हाँ बच्चों अभी इधर क्वेश्चन है। तो चलिए इधर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर बच्चों शुरू हो रहा है 4th। वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 4 है क्लास 6 का वस्तुओं के समूह बनाना। इसमें वस्तुओं को आपको सेम कैटेगरी की वस्तुओं को आपको वर्गीकृत बेटा करना रहता है। तो वस्तुओं को हम लोग क्या बनाएंगे, समूह। लिखा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल और नींबू का रस निम्नलिखित में से कौन से जल में विलेय हैं। पूछ रहा है कि इनमें से कौन से जल में विलेय हैं, यानी कि विलेय से मतलब होता है जो पानी में घुल जाते हैं। तो ऑक्सीजन बच्चों पानी में घुल जाएगी, सिरका भी पानी में घुल जाता है, नींबू का रस भी घुल जाता है, मिट्टी का बच्चों तेल कोई भी पानी में नहीं घुलता है। तो राइट आंसर होगा 1 2 और 4 यानी कि सी इज द राइट आंसर। राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, सी पार्ट।
तेल बच्चों चाहे मिट्टी का हो चाहे सादा तेल हो, पानी में नहीं घुलता, अविलेय होता है। कुछ पदार्थ गैस जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। ऐसे पदार्थ बच्चों जल में विलेय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सिरका, नींबू। रस जल में विलेय है। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं, ऐसे पदार्थ जल में अविलेय कहलाते हैं, जैसे मिट्टी का तेल वगैरह अविलेय है। और कोई भी तेल होता तो भी बच्चों वो अविलेय ही होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर विचार कर लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टील की प्लेट, तेल लगा कागज, गत्ते का डब्बा और कांच, इनमें से कौन सा बच्चों पारभासी है? पारभासी का मतलब बच्चों होता है अर्ध पारदर्शी। तीन तरह की चीजें होती हैं बच्चों। कितने तरह की चीजें होती हैं? तीन तरह की। एक पारदर्शी होता है बच्चों, पारदर्शी, जिसमें दूसरी तरफ का साफ साफ दिख जाए। दूसरी तरफ एक होते हैं अर्ध पारदर्शी, यही पारभासी कहलाते हैं, अर्ध पारदर्शी। और तीसरा होता है अपारदर्शी होता है, इसमें आर पार नहीं देखा जाता है, अपारदर्शी। ये तीन तरह की चीजें होती हैं। इसमें पार देखा जा सकता है, इसमें थोड़ा बहुत दिखता है, थोड़ा नहीं दिखता है। इसमें पार दूसरी तरफ यानी कि नहीं देख सकते। तो इसमें यही पूछा पारभासी यानी कि अर्ध पारदर्शी वाला पूछा, इसी को पारभासी भी कहते हैं। तो स्टील की प्लेट में दूसरी तरफ बच्चों बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। कागज लगे तेल पे बच्चों दिख जाएगा। गत्ते का डब्बा बच्चों बिल्कुल दूसरी तरफ नहीं दिखेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। कांच है बच्चों, कोई कांच, तो कांच में बच्चों दूसरी तरफ देखा जा सकता है, कांच में दूसरी तरफ देखा जा सकता है। तो इसलिए इसका बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कांच में भी बच्चों डिपेंड करता है कि कांच है कैसी। वो कांच के ऊपर अगर कोई लेयर है या कोई कठोर कांच है तो नहीं होगा ऐसा। इसके लिए बच्चों ये भी सही नहीं है, कांच तो पूर्ण पारदर्शी होती है। तो इसके लिए सही आंसर लगता है बच्चों हमें इसका होगा दूसरा वाला, तेल लगा कागज, यानी कि केवल दूसरा सही हो। कांच तो पूर्ण पारदर्शी है बेटा, उसमें दूसरी तरफ साफ साफ दिख ही जाएगा। और पेंट कर दोगे तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, रियल कांच में तो दिख ही जाएगा ना। चलिए चलते हैं। तो इसमें बच्चों व्याख्या दी गई है डिटेल्ड। लिखा है वह पदार्थ जिसके आर पार स्पष्ट देखा जा सके उन्हें बच्चों कहते हैं पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है उन्हें अपारदर्शी, ओपेक कहते हैं। कांच पारदर्शी है, गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी का उदाहरण। ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा तो जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, इन्हें पारभासी या अर्ध पारदर्शी कहते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज। तो ये चीजें आप बच्चों नोट भी कर सकते हो, इसमें एग्जैक्ट डेफिनेशन दी जाती है जो कि पेपर में सीधी सीधी छपती है। यही सीधे सीधे क्वेश्चन बच्चों पेपर में आते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि ये क्वेश्चन कर नहीं पाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इन कथनों पर बच्चों आपको करना है विचार। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। ये बात तो बच्चों सही है। इनमें पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये बात कह रहे हैं कि बच्चों इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। लिखा है हमारे चारों ओर की वस्तुएं, तो ये तो बात सही है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती है। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बच्चों ये तो बिल्कुल गलत हो गया। एक ही पदार्थ से कहां बनी होती है? हर वस्तु का पदार्थ अलग अलग होता है, तो ये गलत होगा। केवल एक सही होगा, लेकिन गलत पूछ रहा है तो केवल दूसरा गलत होगा। बी इज द राइट आंसर। राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है, न कि एक प्रकार की। चलते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 है बच्चों पृथक्करण। चैप्टर 5 बेटा क्या है? पृथक्करण है। सेपरेशन बोलते हैं बच्चों इसे इंग्लिश में। तो पृथक्करण में लिखा है कि पदार्थों के पृथक्करण यानी कि किसी चीज को अलग अलग कैसे करते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निष्पावन यानी विनोइंग, निस्तारण यानी कि डिसेंटिंग, डिसेंटेशन, निस्यंदन मतलब फिल्ट्रेशन। तो कौन सी पृथक्करण की विधियां हैं? ये बच्चों तीनों ही पृथक्करण की विधियां हैं। तो राइट आंसर होना चाहिए डी पार्ट, 1, 2 और 3। तीनों बच्चा पृथक्करण की विधियां हैं। लिखा है राइट आंसर होगा डी। निष्पावन, निस्तारण, निस्यंदन तीनों ही मिश्रण के अवयवों से पृथक्करण की विधियां हैं। इसके अतिरिक्त हस्तचयन, हैंड पिकिंग, हाथ से उठा लो कंकड़ वगैरह। चालन यानी कि सीविंग, चलनी से आटा छानते हैं। अवसादन यानी कि नीचे गाद को बिठा देना, सेडिमेंटेशन।
थ्रेसिंग बच्चों थ्रेसर से जो गेहूं वगैरह खाने जाते हैं। बाष्पन जैसे बच्चों नमक बनाते हैं तो पानी को उड़ा देते हैं। भी मिश्रण से अवयव को पृथककरण करने की कुछ अन्य विधियां हैं। तो इतनी सारी विधियां हैं बच्चों, ध्यान रखना। निष्पावन है, निस्तारण है, निष्पंदन है, और यहाँ पे हस्त पिकिंग है नंबर 4, चालन है नंबर 5, नंबर 6 अवसादन है, नंबर 7 थ्रेसिंग है, और नंबर 8 ये क्या है बच्चों, बाष्पन। ये सब बच्चों मिश्रण से अवयव को अलग करने की क्या है, विधियां हैं। पृथक्करण विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से आपको बताना है बच्चों कि कौन सा कथन ठीक नहीं है। चलिए बच्चों चलते हैं, इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। लिखा किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। ये बात तो सही है बच्चों, हमें गलत वाला ढूंढना है बच्चों। लिखा है रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसाधन विधि द्वारा जल को उड़ेल कर पृथक किया जाता है। तो बच्चों बात कर रहे हैं रेत और जल की। तो रेत और जल की बच्चों अगर बात करें तो अवसाधन विधि द्वारा रेत और जल को अलग नहीं छन्नी से छाना जाता है, ये गलत हो सकता है। चलते हैं आगे, और ऑप्शन 2 हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर हमें बच्चों हो जाएगा क्लियर। इसमें लिखा द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है बच्चों, नमक बनाते हैं पानी से पानी उड़ा देते हैं। तो बी बच्चों सही निकला है, यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। लिखा है बच्चों यहाँ पे चालन की प्रक्रिया में बच्चों चलनी या छन्नी का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिश्रित अवयवों के बड़े बड़े कणों को चाल कर अलग कर दिया जाता है। अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े या फिल्टर पत्र, इसे छन्नी कहते हैं हम लोग, का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को निष्पंदन कहते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर में, जैसे छोटे बहुत महीन महीन कण है तो ये प्रयोग करेंगे बच्चों कौन सा वाला, हम लोग ये निस्यंदन वाला। और थोड़े बड़े बड़े कण जैसे आटा वगैरह है, दूध अगर छानते हैं तो बच्चों हम निस्यंदन करते हैं, आटा छानते हैं तो क्या करते हैं, चालन करते हैं। अरे चलन नहीं ले आओ ऐसे करके बच्चों, सुना होगा आप लोगों ने। आगे बात कर लेते हैं, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव तली में बैठ जाते हैं। इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। अवसादी मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहा जाता है। तो बी वाला बच्चों आंसर हो जाएगा। द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए बाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। किसी द्रव को बाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया बच्चों क्या कहलाती है, बाष्पन कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन को निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, कोलाइडी विलयन या जेल। तो ऐसे विलयन को बच्चों संतृप्त विलयन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिखा है जिस विलयन में किसी पदार्थ की एक सीमा से अधिक मात्रा नहीं घोली जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, यानी वो संतृप्त हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अगर किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसकी विलेयता जो होती है बेटा हमेशा बढ़ जाती है, जल्दी से घुल जाता है। तो ताप बढ़ाने पर किसी पदार्थ की विलेयता बच्चों क्या होती है, बढ़ती है। हमारे चारों ओर के परिवर्तन। अब अगला चैप्टर नंबर बच्चों हो रहा है छठवां। छठवां चैप्टर शुरू हो रहा है बच्चों, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो आज के लिए बच्चों अभी इतने ही रखते हैं, आगे देखेंगे बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद। तो चलिए बच्चों चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। नमस्कार बच्चों, सबका स्वागत है। और उस दिन बच्चों जो वीडियो में हमने चैप्टर 6 तक 5 तक कंप्लीट कर लिया था, अब 6 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए सीधा आगे हम लोग करते हैं कंटिन्यू। तो चलिए बच्चों इसमें हमारा जो छठवां चैप्टर शुरू होने जा रहा है, क्लास 6 का जो बच्चों हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, उसमें छठवां चैप्टर है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। क्वेश्चन इसमें है बच्चों, औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है।
गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? तो वलय का आकार छोटा हो जाता है, वलय का आकार बड़ा हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों वलय का आकार बढ़ जाता है, उसके बाद वलय जो है उसके ऊपर आसानी से चढ़ा दिया जाता है। इसका जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं आगे। आगे बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो ये बच्चों पूरा क्लास 6 का हम जो है जितने चैप्टर हैं पूरे एक वीडियो में डालेंगे और ये वीडियो आज आपको मिल जाएगी बच्चों शाम तक। चलिए तो देख लेते हैं आगे। हाँ, ये बुक जिसने कर ली बच्चों दृष्टि की बुक है, इससे बाहर क्वेश्चन तो जाने से रहा। लिखा है बच्चों यहाँ पे बी राइट आंसर। लिखा है औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। तो इसमें लिखा है कि साधारणतः इस वलय का अमाप जो होता है लकड़ी के हत्थे के घेर से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को पहले गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है। तो बच्चों धातुओं का गुण होता है कि गर्म करने को फैलती है। जब हत्था आसानी से जड़ दिया जाता है तब वलय ठंडा होता है और सिकुड़ जाता है, यानी ठंडा होने पर बच्चों सिकुड़ता है, इससे हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी में लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम को कसने के लिए भी बच्चों किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कागज का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, उपयुक्त में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित यानी कि रिवर्स परिवर्तन हो सकते हैं? तो बच्चों कागज जल जाएगा, उससे दोबारा कागज नहीं बन सकता है। दूध का दही बनना, जब दूध से बच्चों दही बन गया है अब दोबारा दही से दूध नहीं बनेगा। नमक का पानी में घुलना, बच्चों दोबारा से बाष्पन करके पानी से नमक निकाला जा सकता है। कुम्हार का मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, बच्चों दोबारा से जो मिट्टी का बर्तन है उसे फोड़ करके मिट्टी में बदला जा सकता है। इससे बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। तो राइट आंसर होगा बच्चा केवल 3 और 4। डी इज द राइट आंसर। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। कागज का जलना और दूध का दही बनना ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं, जबकि नमक का पानी में घुलना और कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना उत्क्रमित यानी कि रिवर्स किए जा सकने वाले परिवर्तन है। परंतु कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकने के बाद कुछ परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। कच्चे बर्तन जो बच्चों मिट्टी से बने हैं उन्हें दोबारा मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन पकाने के बाद बच्चों नहीं कर सकते। चैप्टर 6 में बच्चों 1-2 क्वेश्चन थे। चैप्टर 7 बच्चों शुरू होने जा रहा है। पौधों को जानिए। चैप्टर 7 है बेटा पौधों को जानिए। तो इसमें लिखा है पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा या से सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों बाह्यदल पुंज, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर या मूलांकुर। तो इसमें बच्चों लिखा है कि पौधे के जो बच्चों है विभिन्न भाग, पुष्प के भाग की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या-क्या शामिल है और क्या-क्या शामिल नहीं है। तो इसमें राइट आंसर जो बच्चों दे रखा है, नीचे देखो कूट का उत्तर करिए। तो इसमें बच्चों मूलांकुर शामिल नहीं होता, ये वाला 5वां यानी केवल 5। बाकी ये बच्चों चारों पौधे के भाग, पुष्प के भाग होते हैं। तो कोई बच्चों जैसे पुष्प होता है, मान लो ये कमल का फूल है ये, इस तरह से इसमें बाहर की जो पंखुड़ी होती है बच्चों ये इसे बाह्यदल पुंज कहते हैं। ऊपर जो होती है बच्चों ये दूसरी वाली ये पंखुड़ी। इसके बाद इसके बीच में बच्चों को निकलता है ये स्त्री केसर होता है। क्या होता है? स्त्री केसर। और पीछे 2 छोटे-छोटे ये बच्चों निकलते हैं ये वाले, इन्हें पुंकेसर कहा जाता है। लेकिन मूलांकुर बच्चों बीज का हिस्सा है, पुष्प का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ समझाया गया कि बाह्यदलपुंज, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के विभिन्न भाग हैं। पराग कोष बच्चों और ये तंतु ये पुंकेसर के भाग हैं। वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, तो सबसे ऊपर बच्चों होता है वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर अंडाशय और बीजांड, ये बच्चों सब स्त्री केसर के भाग हैं। और अंडाशय और बीजांड सब किसके भाग हैं बच्चों? स्त्री केसर के भाग हैं। बीज के जमने के समय जो भाग निकलता है उसे बच्चों मूलज या मूलांकुर कहते हैं। उसी से बच्चों जड़ बनती है। अतः मूलांकुर बीज से संबंधित है, ना इससे संबंधित। चलिए चलते हैं बच्चों, जल्दी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बच्चों दृष्टि पब्लिकेशन की किताब है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता, इसे सब लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 2, पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पत्तियों के संबंध में बच्चों आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। चलिए चलते हैं बच्चों, इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं। लिखा है पत्तियों की शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। बिल्कुल सही बात है ये। यह जालिका रूप या समांतर हो सकता है, पहली बात तो बिल्कुल सही है।
दूसरा लिखा है पत्ती में पर्णवृंत या फलक होते हैं, ये बात भी सही है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती हैं, ये बात भी बच्चों बिल्कुल सही है। आगे लिखा हुआ है पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की क्रिया में ग्रहण करती हैं। भोजन बनाने में बच्चों जल की आवश्यकता नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और क्लोरोफिल की। तो ये डी वाला ऑप्शन बच्चों गलत है। यही पूछा था कि कौन सा आंसर ठीक है इसमें से, जो कि पत्ती के संदर्भ में सही नहीं है। चलिए चलते हैं। यहाँ पे बच्चों इसकी डिटेल में दिया गया है कि कथन ए बी सी सही है, परंतु डी गलत है, क्योंकि पत्तियां वायुमंडल से जलवाष्प ग्रहण नहीं करती हैं, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जलवाष्प वायुमंडल में निष्कासित करती हैं, ग्रहण नहीं करती हैं बच्चों, छोड़ती हैं वो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है तने के बारे में। तने दो तरफ मार्ग का कार्य करते हैं, तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बात करते हैं तने की। तना जल खनिज की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों, तना जो होता है बच्चों जल और खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्ती तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ये बात तो बच्चों बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है पत्तियों द्वारा बना भोजन तने से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में जाता है, ये बात भी सही है। तो दोनों बातें सही है। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सी पार्ट, ए और बी दोनों कथन सत्य है। डिटेल की बात करें तो बच्चों लिखा है तना जो है उपयुक्त तो दोनों कार्य संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तने अनेक प्रकार के होते हैं, ये कठोर व मुलायम कमजोर हो सकते हैं। वृक्ष के तने कठोर होते हैं। कमजोर तने वाले पौधे जो होते हैं सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? विसर्पी लता। जबकि कुछ पौधे जो होते हैं आरोही होते हैं, यानी कि ऊपर की ओर सीधे खड़े हो जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखा जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों को अवशोषित करती हैं तथा पौधों को मिट्टी को दृढ़ता से जमाए रखती हैं। ये बात तो बच्चों बिल्कुल सही है। दूसरी बात बच्चों यहाँ लिखा हुआ है जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, जबकि समांतर सिरा विन्यास वाले पौधों की जड़ें जो होती हैं मूसलाधार जड़ें होती हैं। ये बच्चों बात बिल्कुल गलत है। उल्टा लिखा हुआ है, जैसे जालिका रूपी जो रेशेदार पत्तियां होती हैं बच्चों, इनकी जड़ें होती हैं मूसलाधार। यहाँ लिखा है रेशेदार, इसलिए हमारा राइट आंसर केवल एक हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। इसके बारे में बच्चों यहाँ डिटेल में दिया गया है। कथन केवल एक सही है, दूसरा गलत है। जड़ें मुख्यतः दो ही प्रकार की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ को बच्चों झकड़ा जड़ भी कहते हैं। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें बच्चों मूसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर सिरा वाली जो बच्चों पत्तियां होती हैं उनकी जड़ें रेशेदार या जकड़ा जड़ होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज बच्चों क्लास 6 की पूरी जो एनसीईआरटी है दृष्टि आईएएस वाली, वो पूरी कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। एक क्लास में बच्चों ये जो पूरा का पूरा एक क्लास चली जाएगी, पूरी एक वीडियो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? गाजर, मूली, शलजम और आलू। बच्चों आलू एक तना है। आलू, अदरक ये बच्चों तना होते हैं। गाजर, मूली, शलजम ये सब बच्चों क्या है? जड़ हैं। तो यहाँ लिखा है आलू एक तना है, जबकि गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, टेपियोका ये बच्चों सब जड़ें हैं जिनका हम खाने में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और प्रकाश। सही उत्तर चुनना है। तो बच्चों क्लोरोफिल की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और बच्चों प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो कह रहा क्लोरोफिल के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है बच्चों, बिल्कुल सही बात है। जल भी चाहिए होता है बच्चों। तो इसमें हो जाएगा 1 2 4 5। राइट आंसर होगा बच्चों सी वाला। ऑक्सीजन की जरूरत बच्चों प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। ऑक्सीजन तो बच्चों वहां से निर्मुक्त होती है। ऑक्सीजन की मात्रा बेटा क्या होती है? निर्मुक्त होती है। तो राइट आंसर बच्चा क्या हो जाएगा? सी पार्ट। डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के जो पदार्थ होता है उसे बच्चों क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस क्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। इस प्रक्रम को बच्चों फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है तथा पेड़ पौधों पत्तियों को भोजन के रूप में ऐसे मंड या स्टार्च के रूप में ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण से बच्चों अपना क्या बना लेते हैं? भोजन। चलो चैप्टर नंबर बच्चों शुरू हो रहा है 8 नंबर चैप्टर जो है हमारा बेटा, इसमें लिखा है शरीर में गति। तो क्लास 6 के बच्चों ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगे। आगे के थोड़े जैसे जैसे क्लास में बढ़ते जाएंगे, 7th के बाद 8th 9th 10th तो बढ़ता चला जाएगा। 12th तक की साइंस जो है बच्चों हम
संडे टू संडे, हर संडे को बच्चों आपको एक क्लास की कंप्लीट वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 8। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिएगा। सूची में नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके यहाँ पे ये बच्चों आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची बच्चों एक दी गई है और सूची दी गई है दो। इन दोनों को हम लोग को बच्चों कराना है मैच। दोनों को मैच जब हम लोग कराएंगे बच्चों, तो देखते हैं कैसे करके मैच करा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले लिखा हुआ है नंबर 1, लिखा है धुरार धुराग्र संधि। इसका बच्चों किससे मैच खाएगा? सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि, या बच्चों दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि, एक दिशा में गति करने वाली संधि, या गति न करने वाली संधि। तो धुरार संधि की बात कर लें तो ये बच्चों होता है गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होती है, पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं इसे बच्चों। तो यानी कि ये हो जाएगा गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि। अचल संधि, अचल माने बच्चों होता है फिक्स्ड वाला ज्वाइंट, सभी दिशाओं में गति करने वाला तो होगा नहीं, एक दिशा में गति करने वाला या न गति करने वाला। तो बच्चों अचल आ माने क्या होता है? नहीं जो न चले, तो यानी कि गति न करने वाली संधि। बी का चौथा हो जाएगा कंदुक खलिका यानी कि बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट, सभी दिशाओं में गति करने वाली या एक दिशा में गति करने वाली। तो सभी दिशाओं में बच्चों कंदिक खलिका माने होता है ये बाल एंड सॉकेट वाला, हर दिशा में जो गति करे, तो पहला हो जाएगा। आगे लिखा हिंज ज्वाइंट, हिंज बच्चों होता है जैसे किवाड़ वगैरह ही होते हैं, एक तरफ गति करते हैं ओनली, इसे बच्चों बोलते हैं एक दिशा में गति करने वाली संधि। तो बाल एंड सॉकेट सभी दिशाओं में हो जाएगा, अचल किसी दिशा में गति नहीं करेगा। धुरार अपना जो पाइवट ज्वाइंट होता है बच्चों गर्दन और सिर का होता है, और बाकी के हिंज वाला होता है एक दिशा में गति करता है। तो आगे बात कर लेते हैं बच्चों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए का दूसरा बी का चौथा, ए का दूसरा बी का चौथा बच्चों डी में, डी इज द राइट आंसर। ये सब बच्चों ज्वाइंट वगैरह पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं हम लोग बच्चों इसकी डिटेल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों राइट आंसर तो होगा डी। इसमें लिखा हुआ है अस्थि जो होती है बोन होती है और उपास्थि होती है मानव कंकाल बनाते हैं। कंकाल शरीर को बच्चों आकृति देता है, चलने में सहायक और आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। मानव कंकाल में बच्चों आता है खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, बच्च की हड्डियां, कंधे, श्रेणी मेखला, हाथ पांव की हड्डियों से बना होता है। मानव कंकाल में कई संधियां होती हैं बेटा। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली जो संधि होती है उसे धुराग्र संधि कहते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है, इसे धुराग्र संधि बेटा कहा जाता है। ये चीजें पूछी जाएंगी, आप लोग नोट भी कर सकते हैं मेरे साथ साथ। इतनी बच्ची डिटेल में व्याख्या जो है इस किताब में दी गई है। कोई भी जो थ्योरी नहीं भी पढ़ा होगा ना, तो पूरी थ्योरी ये क्वेश्चन करने के बाद कंप्लीट हो जाएगी आपकी। देखा अस्थियों के बीच कुछ संधियां ऐसी भी होती हैं जो गति नहीं करती, यानी कि जो गति नहीं करती है ना, चल नहीं सकती, उन्हें अचल संधि कहते हैं। खास करके जैसे हमारे बच्चों जबड़ा और माथे यानी कपाल की संधि जो होती है, तो जबड़े की हड्डी ऊपर वाला जबड़ा बच्चों जो होता है वो स्थिर होता है, ऊपरी जबड़ा और कपाल यानी माथे की हड्डियां ये बिल्कुल बच्चों अचल होती है, यानी कि फिक्स रहती है। तीसरी बच्चों होती है कंदुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कंधे और कूले बच्चों जो सभी दिशाओं में घूम सकते हैं, ये सभी दिशाओं में गति करते हैं, इसलिए इन्हें बॉल एंड सॉकेट कहते हैं, कंधे और कूले। तो कंदुक खलिका हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अगला आता है हिंज ज्वाइंट, हिंज संधि। ये बच्चों कोहनी और घुटनों में होता है, एक तरफ तो घूम जाता है पीछे को, आगे की तरफ नहीं घूमता है बच्चों, तो एक तरफ जो दिशा में गति करता है उसे कहते हैं हिंज संधि। कंकाल के अतिरिक्त कुछ अंग भी हैं बच्चों जो हड्डियों के जितने कठोर नहीं है, जिन्हें मोड़ा जा सकता है बच्चों, उन्हें उपास्थि कहते हैं। तो लचीली हड्डियां बच्चों खास करके हैं उपास्थि कहलाती हैं, जैसे कान की हड्डी है बच्चों, शरीर की संधियों में उपास्थियां पाई जाती हैं ताकि वहां से आसानी से घूम सके। क्वेश्चन नंबर बच्चों से, मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और मोटी हो जाती हैं, यह अस्थि को खींचती हैं। तो बच्चों आपको पेशियों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा आंसर ठीक होगा। तो पहला तो बिल्कुल सही है, पेशियों के जोड़ों के एक साथ सिकुड़ने अथवा फैलने से हड्डियां गति करती, ऐसा नहीं है बच्चों। दूसरा गलत, केवल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एक वाला, ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे लिखा है कथन एक सही है, कथन दूसरा गलत है, क्योंकि पेशी केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती है। पेशियों के जोड़ों के एकांतर क्रम में सिकुड़ने अथवा फैलने से हड्डियां गति करती हैं, ना कि एक साथ सिकुड़ने और फैलने से। एक चीज सिकुड़ती है बच्चों तो एक चीज फैलती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियां में से एक सिकुड़ती है तो दूसरी जो होती है अस्थि को उसी दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल यानी कि लंबाई घटकर पतली हो जाती है और अपनी अवस्था में आ जाती है।
अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि बच्चों पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। तो एक खींचती है बच्चों, तो दूसरी क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। मोटी मोटी बात है, इससे अपनी हड्डियां जो है गति करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा, केचुए की शरीर रचना और उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो केचुए के बारे में बच्चों बताना है कौन सा ठीक नहीं है। तो यहाँ लिखा है, केचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। तो इसके बारे में बच्चों जो पहला वाला लिखा हुआ है यही गलत हो जाएगा। ये तो बच्चों बिल्कुल गलत होता है यहाँ पे, ठीक है, पहला वाला। आगे लिखा हुआ, केचुए की शरीर की गति की पेशियां बारी बारी से विस्तार एवं संकुचन होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं। आगे लिखा है, शरीर की अधा सतह पर सूग यानी बाल जैसी आकृति से केचुए अपनी भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होते हैं। ये बात भी बच्चों बिल्कुल सत्य है। केचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। ये बात भी सही है, केवल गलत था बच्चों ए वाला। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बच्चों देख लेते हैं। देखा, केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं। कोई बच्चों मेरुदंड की हड्डी ही नहीं होती है कोई, परंतु इनमें पेशियां होती हैं। पेशियों से इनके शरीर में घटने या बढ़ने, संकुचन और विस्तारण में सहायता होती है। पेशियों के संकुचन एवं विस्तार की प्रक्रिया से केचुआ गति करता है। अतः कथन जो है बच्चों यहाँ पे ए वाला गलत था। केचुए के शरीर पे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, अनेक सूख जो होते हैं मिट्टी में पकड़ बनाने में सहायक होते हैं। इसके शरीर में कुछ चिकने पदार्थ होते हैं, ये भी इसे चलने में सहायता करते हैं। आगे बच्चों लिखा है, केचुआ अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाते जाते हैं, जिससे उनके शरीर में अनचिपके पदार्थ को बाहर निकलता है, जिससे उनका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। केचुए द्वारा किया गया कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, क्योंकि उससे जो होता है पौधों को फायदा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बढ़ जाती है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, केचुआ के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। यहाँ लिखा हुआ है, केचुआ नासिका ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करते हैं, केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, केचुआ मुख द्वारा श्वसन करते हैं, और लिखा है केचुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों केचुआ सब बच्चे जानते हैं। श्वसन के बारे में अगर बात करें तो केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, अपनी स्किन के माध्यम। केचुआ का जो श्वसन होता है बच्चों त्वचा के द्वारा होता है। तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर बच्चों क्या करना है, विचार करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है, सबसे पहले घोंगे का कवच बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है। ये बात तो सही है बच्चों। देखा है, घोंगे के पेशी पात चलने में उसकी सहायता करते हैं। ये बात भी बच्चों सही है। यह कवच घोंगे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है। बिल्कुल बच्चों ये बात गलत है। तो राइट आंसर बच्चों केवल हो जाएगा एक और दो। एक और दो कथन सही है, तीसरा कथन बेटा है गलत। तो लिखा है, घोंगे का कवच जो होता है इसका बाह्य कंकाल कहलाता है। घोंगे का कवच होता है बाह्य कंकाल, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है बच्चों। ये कवच जो होता है, यहाँ पे लिखा है एकल एकक होता है, और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता की नहीं देता है। यह घोंगे के साथ खिंच जाता है। घोंगे के जो पाद होते हैं यानी कि पैर होते हैं, एक मोटी मांसल संरचना के रूप में होते हैं, जो होता है दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। घोंगा अपने इन्हीं पेशी पादों की सहायता से चलता है। घोंगा जो है अपने इन्हीं पेशी पादों की सहायता से चलता है। आगे आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज क्लास 6 की बच्चों ये साइंस पूरी एनसीईआरटी हम कर लेंगे कंप्लीट एक वीडियो में, आपको देखने को मिल जाएगी आज शाम तक। चलते बच्चों देखते हैं। देखा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से बच्चों करना है सुमेलित। इसमें बच्चों दिए गए हैं 4 यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी, और इधर सूची सेकंड में दिया गया है इनके बारे में अन्य बातें। तो बच्चों सूची फर्स्ट को हम लोग को सूची सेकंड से क्या करा देना है, सुमेलित करा देना है। तो चलिए चलते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले बात कर लेते हैं तिलचट्टा। तिलचट्टा के बारे में बच्चों यहाँ पे बात आती है कि तिलचट्टा जो होता है शरीर कठोर और बाह्य कंकाल इसका जो होता है बच्चों ढका होता है। तो ए का तो बच्चों हो जाएगा तीसरा वाला। पक्षियों की बात करें बच्चों, पक्षियों की, तो इनके हष्टियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। तो पक्षियों के बारे में बच्चों सही हो जाएगा ए वाला। मछलियों की बात करें बच्चों, इनका शरीर धारा रेखी होता है, तो दूसरा सही हो जाएगा। सर्प की बात करें, इसके शरीर में अनेक बलय बच्चों पाए जाते हैं, जिससे ये मुड़ा होता है, तो इसका चौथा सही हो जाएगा। तो इसके हिसाब से राइट आंसर जो बच्चों होगा ए का तीसरा बी का पहला। ए का तीसरा बी का पहला तो दो जगह है, और सी का दूसरा, तो
ऐसा बच्चों एक ही ऑप्शन में आ रहा है ए वाले में, तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ए पार्ट। डिटेल में अगर बात करें थोड़ा सा देख लेते हैं, तो लिखा है बच्चों तिलचट्टे के शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह कंकाल विभिन्न कारकों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तिलचट्टे में उपास्थि विशिष्ट पेशियां चलने और उड़ने में उसकी सहायता करती है। आगे लिखा हुआ पक्षियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नुकीले होते हैं। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी कहलाती है। मछली शरीर के दोनों ओर एकांत क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सर्प का बच्चों मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं, वे परस्पर जुड़ी होती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है। प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देता है, जिसके कारण सर्प बहुत तेजी से गति आगे की ओर करता है, परंतु सरल रेखी में नहीं होता है। परंतु सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करते हुए आगे की ओर फिसलता रहता है। चैप्टर बच्चों हमारा शुरू हो रहा है 9 सजीव एवं उनका विश्लेषण। नमा चैप्टर बच्चों शुरू होने जा रहा है क्लास 6 का, सजीव एवं उनका विश्लेषण। पौधे और जीवों में अनुकूलन के माध्यम में बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट। तो लिखा है बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इसमें लिखा हुआ है बच्चों पौधे और जीवों में अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए बच्चों करते हैं विचार। यहाँ लिखा हुआ है पौधे और जीवों के विशिष्ट, चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। इसमें बच्चों कहा गया है पौधे पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है बच्चों। दूसरा लिखा मैदानी क्षेत्रों के, सेकंड है बच्चों मैदानी क्षेत्रों के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। यह अनुकूलन का बच्चों कैसा उदाहरण है? सटीक उदाहरण है। ये बात बच्चों नहीं सही है, तो केवल बात एक सही है। तो यहाँ पे लिखा है कौन सा कथन सही है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ओनली फर्स्ट सही है। सहज नहीं होता है बच्चों, वहां पे उसे दिक्कत होती ही रहती है। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। इसका केवल आंसर बच्चों पहला सही है। यहाँ लिखा कथन एक सही दो गलत है, क्योंकि अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है। यह हजारों वर्षों में आए परिवर्तन के प्रति पौधों में या जीवों में उनके अनुकूल होने से संबंधित है। मैदानी क्षेत्रों में व्यक्ति को पहाड़ी क्षेत्रों में जाने पर सहज होने में कुछ दिन लगते हैं। ये परिवर्तन अल्प अवधि में संबंधित है। अल्प अवधि में किसी भी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे से परिवर्तन को एक्टिमुलेशन यानी कि पर्यानुकूलन कहलाता है। ये अनुकूलन नहीं है बच्चों, क्या है? पर्यानुकूलन है। इसे एक्लीमेटिस्टेशन कहते हैं। हजारों यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है। अनुकूलन बच्चों हजारों सालों में होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है किसी सजीव का परिवेश उसमें किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। सजीव आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आवासों के बच्चों हम लोग को बताने हैं घटक। देखते हैं बच्चों कौन कौन सा कथन सही है। पहला लिखा हुआ है किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा लिखा हुआ है चट्टान मिट्टी वायु जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। लिखा है सूर्य का प्रकाश ऊष्मा जैसे पदार्थ ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी एक में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे बच्चों जो लिखा हुआ है सूर्य का जो प्रकाश है ऊष्मा जैसे ऊर्जा घटक जो है इन दोनों घटकों में सम्मिलित नहीं है। इसका बच्चों कथन पहला और दूसरा सही हो जाएगा, केवल एक और दो ये वाला कथन सही नहीं है। यहाँ पे बच्चों नीचे आ जाते हैं तो के बारे में लिखा है कि एक और दो दोनों सही है, परंतु तीसरा गलत है, क्योंकि सूर्य जो है प्रकाश और ऊष्मा भी परिवेश या आवास के अजैव घटक के अंदर ही आता है। तो सूर्य का प्रकाश जो चीज है बच्चों जीवित नहीं है, वो सब अजैबी घटक के अंदर में आते हैं।
इन्हें कभी-कभी ऊर्जा के घटक के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। अलग से तीसरा घटक भी बनाया गया है, लेकिन जब 2 घटकों में बाँटा जाएगा तो ये 2 घटकों के अंदर में ही बच्चों आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, ऊँट मरुस्थलीय परिस्थिति के लिए अनुकूलित होता है। अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे कहा गया कि बच्चों ऊँट जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में अनुकूलित हो जाता है। इसके लिए हमारा कौन-सा कथन सत्य है? तो लिखा है उसके पैर लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। उसमें मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। ये बात भी बच्चों बिल्कुल सत्य है। उसमें पसीना नहीं आता। ये बच्चों बात भी ऊँट के मामले में सत्य होती है। इसीलिए ऊँट रेगिस्तान में रह पाता है। तो कह रहा है ऊँट के मामले में कौन-सा कथन सत्य है? तो 1, 2, 3 तीनों कथन बच्चों बिल्कुल सत्य है। डी इज़ द राइट आंसर। बात कर लेते हैं तीनों कथन सही है। उपयुक्त विशेषताएँ बच्चों जो दी गई हैं, ऊँट के शरीर में बच्चों जो है जल का ह्रास बहुत कम होता है। इसलिए ऊँट जो है बच्चों कई दिनों तक बिना पानी पिए रेगिस्तान में रह सकता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें बच्चों दिया गया मछली, स्क्विड और ऑक्टोपस, इनके बारे में बच्चों कौन सा कथन यहाँ पे आगे नीचे चलते हैं। मछली है बच्चों, स्क्वाइड है और है बच्चों ऑक्टोपस। इनके बारे में बताना है कि यहाँ पे तो लिखा है उपर्युक्त में से किसका या किनका शरीर धारा रेखी नहीं होता है। तो धारा रेखी शरीर बच्चों से बताना है किसका नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 2 और 3 का। एक का बच्चों मछली का धारा रेखी शरीर होता है केवल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों मछली का शरीर कैसा होता है, धारा रेखी होता है। यह मछली को पानी में गति करने में सहायक होता है। मछली का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। ये शल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही जल में सुगम गति में सहायक होते हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जीव जंतुओं का शरीर धारा रेखी होता है, परंतु स्क्वाइड और ऑक्टोपस जो बच्चों होता है जैसे समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखी नहीं होता है। वे जल में चलते हैं और अपने शरीर को धारा रेखी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फिर से बच्चों दिएगा ऑक्टोपस, व्हेल और डॉल्फिन, इनके शरीर में श्वसन के लिए गिल या क्लोम बच्चों नहीं होते हैं। केवल एक, एक और दो, यहाँ पे लिखा 2 और 3, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी पार्ट, 2 और 3। व्हेल और डॉल्फिन बच्चों ये स्तनधारी है, इनमें क्लोम नहीं पाए जाते। चलते हैं इसकी डिटेल में देखते हैं। तो लिखा है जल में श्वसन के लिए ऑक्टोपस के शरीर में गिल या क्लोम तो होते हैं। गिल स्क्वैड और मछलियों में भी होते हैं, परंतु डॉल्फिन और व्हेल जैसे जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नासा द्वारा अथवा बात छिद्रों के द्वारा सांस लेते हैं। ये लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। ये समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वास छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं तथा श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। तो बच्चे ये जीव जो होते हैं श्वसन करते हैं नासिका छिद्रों के द्वारा। मछलियों की तरह बच्चों इनमें गिल्स वगैरह नहीं पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस माध्यम से होता है? पत्तों द्वारा, तनों द्वारा, जड़ों द्वारा। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो बच्चों जो नागफनी का पौधा होता है इसमें पत्तियां नहीं होती, इसमें बच्चों कांटे होते हैं और बच्चों इसमें तने पाए जाते हैं। तो इसमें बच्चों प्रकाश संश्लेषण ज्यादातर तनों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है बेटा? तनों के माध्यम। तो इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। देखा है नागफनी एक बच्चों मरुस्थलीय पौधा है। मरुस्थलीय पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां तो अनुपस्थित होती हैं अथवा इनमें छोटी छोटी होती है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटे के रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियों में होने वाले बाष्पोत्सर्जन की जलह्रास में कमी आती है। नागफनी की जो बच्चों पत्ती जैसी संरचना वास्तव में इसका तना होता है, पत्ती नहीं होती है वो। इसमें बच्चों प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में ही होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। चलिए चलते हैं बच्चों आगे। आगे आते हैं बच्चों की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर है बच्चों 7। इसमें लिखा हुआ है बच्चों, पौधों की पत्तियां श्वसन की क्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्न में से क्या करती हैं? क्वेश्चन नंबर बच्चों है हम लोगों का 7। ये कह रहे हैं कि पौधों की पत्तियां श्वसन की क्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्न में से क्या करती हैं? कार्बन डाई का उपयोग करती हैं तथा ऑक्सीजन वायु निष्कासित करती हैं। ये बच्चों बिल्कुल गलत है। श्वसन में तो पौधे भी ऑक्सीजन ही लेते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। सांस बच्चों कोई भी ले, पौधे लें चाहे जंतु लें, सबका काम सेम होता है। वो श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बाकी के लिखा है बच्चों ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का उपयोग करते हैं, ये बात तो गलत है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निष्कासित करते हैं, ये बात भी गलत है। राइट आंसर बेटा हो जाएगा केवल बी पार्ट। यहाँ पे बच्चों लिखा है कि पौधे जो होते हैं श्वसन की क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं के द्वारा वायु को अंदर लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित कर देती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन की क्रिया दिन और रात दोनों समय निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की क्रिया में पौधे जो होते हैं निष्कासित ऑक्सीजन पौधों के द्वारा श्वसन में उपयोग की जाती है। ये जो है ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत कम होती है, इसलिए पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेते कम है, इसलिए कहा जा सकता है। लेकिन प्रोसेस से हमें भोजन में CO2 लेते हैं और श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं। बस ये श्वसन में ऑक्सीजन कम लेते हैं और भोजन बनाते समय ऑक्सीजन का रिलीज ज्यादा कर देते हैं, इसलिए हम लोग कह देते हैं कि पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? पौधों में, जीव में, बीज में। यहाँ लिखा है नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए, केवल 1, 2 या दोनों। 1, 2, 3। तो वो पूछ रहा है निम्न में से किसमें श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? पौधे, जीव और बीज। तो ये क्रिया बच्चों तीनों में संपन्न होती है। पौधे भी सांस लेते हैं, जीव भी सांस लेते हैं और बीज भी सांस लेते हैं। तो राइट आंसर जो बच्चों हो जाएगा वो डी पार्ट हो जाएगा, 1, 2, 3। लिखा है श्वसन सभी जीवों की एक विशिष्ट लक्षण है। यह सभी सजीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन द्वारा ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। पौधे एवं जीवों के समान ही बीजों में भी श्वसन होता है। उदाहरण है बच्चों, गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। जब गर्मी बीजों के यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। तो गेहूं की बच्चों जो बोरी होती है उसमें गर्मी क्यों उत्पन्न हो जाती है? गेहूं देखा एकदम गरम गरम निकलता है, जब कोई बोरा खोलो अंदर से भरा हुआ, वो श्वसन के कारण वो ऑक्सीजन लेते हैं बच्चों। बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती है जब अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। तो बीजों में बच्चों जो है श्वसन की क्रिया होती है, ध्यान रखना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित पर विचार करिएगा। उत्सर्जन, उद्दीपन की प्रतिक्रिया और प्रजनन। आगे चलते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसकी देखते हैं हम। तो यहाँ लिखा हुआ निम्नलिखित निम्न उपर्युक्त में से कौन से सजीवों यानी जीव जंतु पौधे दोनों के लक्षणों में सम्मिलित है? 1, 2, 1, 3, 2, 3 या 1, 2, 3। तो बच्चों वो तीनों क्रियाएं जो है पौधे और जीव दोनों में ही होती है। यहाँ पे लिखा हुआ बाह्य वातावरण में होने वाले कुछ परिवर्तन जैसे कांटा चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन इत्यादि को उद्दीपन कहते हैं। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देते हैं। छुई मुई जो बच्चों इसे लाज बनती कि पौधे की कुछ पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा या सिकुड़ जाती हैं, यह पौधे में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण है। प्रजनन पौधे एवं जंतु दोनों में होता है, परंतु दोनों में उसके तरीके अलग अलग हैं। प्रजनन मतलब होता है अपनी जैसी सेम प्रजाति को उत्पन्न करना। प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों के अंदर में ही बच्चों की होता है। चैप्टर नंबर बच्चों 10। चैप्टर बच्चों अपना 10 शुरू होने जा रहा है। टोटल 16 चैप्टर है बच्चों क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस में। 16 के 16 चैप्टर बच्चों हम लोग करेंगे कंप्लीट। निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है? लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, फुट, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लंबाई का जो बच्चों एसआई मात्रक होता है वो केवल मीटर होता है, फुट नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखना। वो एफपीएस मात्रक होता है।
लिखा समस्त संसार में वैज्ञानिकों द्वारा एक समान मापन के लिए मानक मात्रकों का एक सेट स्वीकार किया गया है। आजकल जिसे मानक मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं, एसआई यूनिट कहा जाता है। तो लंबाई की एसआई यूनिट बेटा मीटर में है। लिखा है बच्चों निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। वाहन होते हैं सरल रेखी गति, पंखा आवर्तीय गति, झूला वर्तुल गति। निम्नलिखित में से कह रहा है बच्चों कौन सा सुमेलित है। तो इनमें से पूछ रहा है बच्चों कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाहन सरल रेखी गति, ये तो बच्चों सही है। पंखा बच्चों घूर्णन गति करता है, तो यहाँ गलत है। झूला होता है वर्तुल गति, नहीं बच्चों वो आवर्ती गति करता है, तो ये भी गलत है। केवल हमारा एक वाला आंसर सही हो जाएगा। केवल आंसर ठीक होगा बच्चों फर्स्ट वाला, राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे। लिखा है वाहनों की गति सरल रेखी गति का उदाहरण, जब वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट की बात करें बच्चों, लिखा है यहाँ पे, इसकी बच्चों व्याख्या देख लेते हैं। लिखा है वाहनों की गति सरल रेखी गति होती है जब वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती है, ऐसी गति सरल रेखी गति कहलाती है। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है, तो इस प्रकार की गति को बच्चों वर्तुल गति कहते हैं। जैसे पंखा है, घड़ी की सुई है, कुम्हार का चाक है। वर्तुल गति को बच्चों घूर्णन गति भी कहा जाता है। ये वर्तुल गति के उदाहरण है। ऐसी गति जब एक निश्चित समय अंतराल में वह अपनी गति को दोहराती है तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। पार्कों में लगे सामान्य झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार का तार, ढोलों के पृष्ठ आदि की आवर्ती गति होती है बच्चों। आदि की गति कैसी गति होती है बेटा? आवर्ती गति होती है। चलिए चलते हैं आगे। आगे आ जाते हैं बच्चों हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर था, ये बच्चों थोड़ा सा कम दिख रहा होगा यहाँ पे क्वालिटी। अगला क्वेश्चन सही दिखेगा। देखा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, इसे मीटरिक पद्धति कहते हैं। तो इसका बच्चों आपको बताना है कि आंसर कौन सा ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन असत्य बताना है बच्चों, गलत वाला। ये बात तो सही है बच्चों, 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, 1 मीटर में 100 ही सेंटीमीटर होते हैं। नीचे लिखा है 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर, ये बच्चों गलत है। 1 मीटर में 10 मिलीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर में सॉरी, 1 मिलीमीटर में तो 1000 हो जाएंगे 1 मीटर में। तो ये 1 सेंटीमीटर में बच्चों 10 मिलीमीटर होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, केवल तीसरा गलत है। सी। तो बच्चों यहाँ तक क्वालिटी इसकी ठीक नहीं थी, अब आगे से कहानी पूरी आपको समझ आएगी। यहाँ से चैप्टर नंबर 11 लिखा है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो लाइट वाला चैप्टर बच्चों शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर। लिखा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन। लिखा है दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए निम्न उपर्युक्त में से कौन सी घटनाएं आवश्यक हैं। तो यहाँ पे बच्चों दिया है अपवर्तन, दिया है परावर्तन, दिया है और विवर्तन दिया है। तो कह रहा है प्रतिबिंब बनने के लिए कौन सी घटना आवश्यक है, ये पूछ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों अपवर्तन से तो प्रतिबिंब बनता नहीं है, विवर्तन से भी नहीं, केवल परावर्तन आवश्यक है। परावर्तन होगा बच्चों तो ही प्रतिबिंब बनेगा, केवल दूसरा राइट आंसर। देखा दर्पण प्रतिबिंब का बनना प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, अतः अपवर्तन और विवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। लिखा है बच्चों कोई व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब, कोई व्यक्ति वस्तुओं को कब देख पाता है? जब वस्तु पर प्रकाश पड़े, जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए, इनमें से कोई नहीं। तो कोई वस्तु बच्चों हमें तभी दिखाई देती है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और फिर आंखों की तरफ परावर्तित होकर के आ जाए, जिससे हमें वो वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। लिखा है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को तभी देख सकता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़ता है और फिर वस्तु से आंखों पर आता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि असत्य कथन बताइए। अपारदर्शी वस्तु आ जाएगी बच्चों तो वस्तु की तो छाया बनेगी, तभी तो बनती है। तो ये तो क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया सरासर। यही पूछा था कौन सा असत्य है। दर्पण परावर्तन में हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है बच्चों। ये बात क्या है? बिल्कुल ठीक है। आगे बात कर लेते हैं।
ये बात सही है। लिखा है पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है बच्चों। यहाँ लिखा प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। ये बात भी सही। गलत तो बच्चों यही वाला था, तो ए राइट आंसर हो। लिखा है जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। अन्य सभी कथन तो बच्चों सत्य है। यहाँ छाया बनती है, वो कह रहे नहीं बनती, बनती है बेटा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर। चैप्टर नंबर बच्चों शुरू हो रहा है 12 वाला। 12वां चैप्टर बच्चों शुरू हो रहा है। 16 चैप्टर है, जल्दी से क्लास 6 कंप्लीट होने वाली है। 12वां चैप्टर है बच्चों विद्युत तथा परिपथ। इसके में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं सीधे सीधे। हम लोग लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ लिखा है बच्चों वैद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, बिल्कुल सत्य बात है। वैद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक और दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। ये बात भी बच्चों सही है। वैद्युत स्विच का उपयोग वैद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने में किया जाता है। ये बात भी बच्चों बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन सही कौन सा है? तीनों कथन कटू सत्य है। तीनों कथन बेटा कैसे हैं? सही है। तो यहाँ पूछा था कौन सा कथन बच्चों सत्य है, तो इसके बच्चों तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। चलिए चलते हैं। द राइट आंसर है, लिखा है तीनों कथन। वैद्युत सेल में वैद्युत उसमें संचित रासायनिक पदार्थों के कारण उत्पन्न होता है। सेल का एक सिरा धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है। स्विच एक सरल युक्ति है जो वैद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने या जोड़ने का कार्य करती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। थर्माकोल, वायु, मानव शरीर, एल्यूमिनियम की पत्ती। उपयुक्त कथनों में से कौन से वैद्युत चालक के उदाहरण हैं? तो थर्माकोल बच्चों तो वैद्युत का बिल्कुल कुचालक होता है। वायु बच्चों वैद्युत की कैसी होती है? दूसरे नंबर पर अगर बात कर लेते हैं तो वायु जो होती है बच्चों ये भी वैद्युत के कुचालक, यहाँ भी हवा में वैद्युत नहीं जाती। मानव शरीर ये बच्चों वैद्युत का चालक है। एल्यूमिनियम तो बहुत अच्छा चालक है। बच्चों इसका राइट आंसर होगा तीसरा और चौथा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बेटा सी। देखा जिन पदार्थों से होकर वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे वैद्युत के चालक, तथा जिन पदार्थों से होकर वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है वो वैद्युत के रोधक कहलाते हैं। थर्माकोल वायु वैद्युत के रोधक है, इनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। जबकि एल्यूमिनियम तथा मानव का शरीर बहुत अच्छा वैद्युत का चालक है, इसलिए तो बिजली पकड़ लेती है हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 वैद्युत चालक तथा वैद्युत रोधक से संबंधित कथन है। वैद्युत चालक और वैद्युत रोधक से लिखा है जो पदार्थ वैद्युत धारा के प्रवाह होने देते हैं वैद्युत चालक कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ वैद्युत धारा का प्रवाह मंद कर देते हैं वैद्युत रोधक कहलाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि बच्चों कौन सा कथन यहाँ पे आगे बच्चों देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। इसके अंदर में पूछा गया था कि कौन सा कथन है यहाँ वैद्युत चालक और रोधक से संबंधित कथन है। अच्छा, तो इसका राइट आंसर इस तरह से बताना है। तो यहाँ पे ये बात तो बच्चों गलत है, रोधक बिल्कुल नहीं जाने देता। जिस पदार्थ में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे वैद्युत चालक, तथा जिस पदार्थ में वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वो वैद्युत रोधक। यही सही है बच्चों बी वाला। आगे भी पढ़ लेते हैं। आगे लिखा है जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है उसे चालक। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ए और बी दोनों नहीं बच्चों, केवल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे बच्चों ऊपर, हाँ ठीक है, इसका राइट आंसर बच्चों बी था। यहाँ लिखा है जिन पदार्थों से होकर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है वो वैद्युत चालक, तथा जिनसे होकर वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है कुचालक है, या वैद्युत रोधक भी उन्हीं को कहते हैं। विद्युत बल्ब में होता है फिलामेंट, स्विच, सॉकेट या डाइंग पिन। तो वैद्युत बल्ब में बच्चों एक होता है इनमें से फिलामेंट, ऊपर ऐसे करके बच्चों स्प्रिंग टाइप का लगा रहता है बल्ब के अंदर में, जिसे फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। ये कोई बल्ब है उसके अंदर जो चीज लगी रहती है वो फिलामेंट है। तो लिखा वैद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जिससे इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह फिलामेंट दीप्त हो जाता है, जलने। 5 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंद
वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा वैद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। ये बच्चों यहाँ पे बात जो लिखी है बिल्कुल सही बात है। अगर बंद परिपथ है तो धारा एक से दूसरे तक जाएगी। स्विच एक जटिल युक्ति है, इसमें वैद्युत धारा के प्रवाह को कम या अधिक किया था। नहीं बच्चों, इससे वैद्युत धारा को रोका जा सकता है या चालू किया जा सकता है। कौन सा कथन सही है बच्चों? तो केवल एक कथन सत्य है। तो ये बच्चों वैद्युत धारा के बारे में लिखा हुआ है कि स्विच एक सरल युक्ति है, कठिन नहीं है, जो कि वैद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता है या पूरा करता है। चैप्टर नंबर 13 देखा, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चुंबक के बारे में बच्चों चैप्टर हमारा नंबर है 13। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। नंबर 1 लिखा है मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, बिल्कुल कटु सत्य है। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित, ये बच्चों बिल्कुल गलत है। समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि 20 द राइट आंसर। चलिए चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों मैग्नेटाइट एक जो है प्राकृतिक चुंबक है। इसमें लोहा उपस्थित होता है। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को ही आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं, उन्हें अनचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक को बच्चों उत्तरी ध्रुव कहते हैं, दूसरे को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इस तरह से बच्चों मान लो कोई चुंबक है तो एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। इसके बाद लगा स्वतंत्रता पूर्वक अगर चुंबक को लटकाया जाए सदैव उत्तर और दक्षिण की दिशा में ये आकर के रुक जाती है। आगे चलते हैं बच्चों, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। आगे देखते नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लिखा है दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत ध्रुव होंगे तो ही आकर्षित करेंगे बेटा। सबकी समान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्सन करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में बच्चों कुछ चीजें दी गई हैं। यहाँ पे दिया है बच्चों चुंबकीय, मैग्नस, मैग्नेटाइट, अचुंबकीय। और इनके बच्चों इधर दिए गए हैं सूची सेकंड में मिट्टी, कोबाल्ट, प्रतिचुंबक और यूनान। तो बच्चों जो मैग्नस शब्द है ये यूनानी शब्द है, यूनानी भाषा। बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे मिट्टी जो है, मिट्टी ये बच्चों अचुंबकीय। प्राकृतिक चुंबक बच्चों है मैग्नेटाइट। और बचा है चुंबकीय पदार्थ में आ जाता है कोबाल्ट। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का पहला। यानी कि हमारा राइट आंसर होगा बच्चों ए वाला। ए इज द राइट। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। राइट आंसर बच्चों ए वाला होगा। ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते हैं। यहाँ पे वही बात बताई गई है बच्चों, चुंबकीय पदार्थ कोबाल्ट होता है, मैग्नस यूनानी, मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक है, चुंबकीय होती है मिट्टी। माना जाता है बच्चों प्राचीन यूनान में मैग्नस नामक एक गडरिये द्वारा, एक गडरिया था बच्चों मैग्नस, प्राकृतिक चुंबक की खोज की गई। संभवतः मैग्नस के नाम पर ही प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट रखा गया है, ऐसा बच्चों माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए निम्नलिखित कथनों पर बच्चों हम लोग कर लेते हैं विचार। तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है प्रत्येक चुंबक के उत्तरी एवं दक्षिणी दो ध्रुव होते हैं, बिल्कुल बच्चों सत्य बात है। चुंबक को गर्म करने या चोट करने या ऊंचाई से गिराने पर चुंबक के गुण खो देती है, यानी कि चुंबकता नष्ट हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाने पर सदैव उत्तर और दक्षिण की दिशा में आके रुकती है, ये बात भी सत्य है। प्राकृतिक चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं, ये बच्चों बात गलत है। प्राकृतिक चुंबक जो होते हैं बच्चों वो कई प्रकार के होते हैं, छड़ के आकार के होते हैं, घोड़े की नाल के जैसे होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 2। सी इज द राइट आंसर। बाकी के बच्चों इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक को उत्तरी और दूसरे को दक्षिणी कहते हैं। चुंबक को गर्म करने पर उस पर चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक का गुण नष्ट हो जाता है। किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वो सदैव उसका एक सिरा उत्तर की ओर तथा दूसरा सिरा दक्षिण की ओर ही आकर रुकता है। इसलिए इन्हें क्रमशः उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणीय ध्रुव कहा जाता है। कृत्रिम चुंबक को विभिन्न आकारों में बच्चों बनाया जा सकता है। चलिए चलते हैं, आगे आ जाते हैं।
अब हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है बच्चों, जल। चैप्टर नंबर बच्चों 14 है क्लास 6 का, चैप्टर का नाम है जल। तो इसे भी जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन और संघनन, इन तीनों पे हमें विचार करना है। लिखा है उपर्युक्त में से किन किन कारणों से बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। तो कह रहा किस कारण से जल की छोटी छोटी बूंदें आती हैं, तो केवल बच्चों इसमें होगा संघनन, कंडेंसेशन। थर्ड तीसरा होगा बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा बेटा सी पार्ट। जलवाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया बच्चों जो होती है संघनन कहलाती है। बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें संघनन के कारण एकत्रित हो जाती हैं। वायु में जलवाष्प उपस्थित रहती है। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडा होकर के जल की बूंदों के रूप में पृष्ठ पर दिखाई पड़ती है। वाष्पन और बाष्पोत्सर्जन दोनों जल के वाष्प अवस्था में बदलना होता है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल चक्र के संबंध में बच्चों हम लोग को निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। चलिए चलते हैं बच्चों। इसमें से पूछ रहा है कि 3 कथन उसने दे रखे हैं, तो कौन सा कथन इसमें सही है। तो चलिए बच्चों कथन फर्स्ट को पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जल में वायु में जल बाष्पन संघनन के अनुक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। यहाँ बच्चों ने वो तो बाष्पन द्वारा ही करता, संघनन द्वारा क्यों करें, तो गलत हो गया। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में बाष्पोत्सर्जन प्रक्रम नहीं बच्चों, वो तो संघनन की भूमिका है। लिखा है जल में वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं। वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाता है। ये बात बच्चों सही है। इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा तीसरा वाला, केवल तीसरा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों चलते हैं, डिटेल देख लेते हैं इसकी। लिखा कथन 1 2 गलत है, क्योंकि वायु में जल बाष्पोत्सर्जन प्रक्रमों से प्रवेश करता है तथा प्रकृति में जल चक्र के लिए जल के जलवाष्प में उपस्थिति होना अनिवार्य है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जबकि बाष्पोत्सर्जन से जलवायु में होता है, जल वायु में जाता है। वायु में प्रविष्ट जल जलवाष्प के रूप में होता है, जिसमें बादल बनते हैं तथा यह जल वर्षा, ओले एवं हिम के रूप में पुनः धरती पर वापस आ जाता है। अंतिम चरण में यह जल नदियों, झरनों से होता हुआ पुनः महासागरों में आ जाता है। यह जल इस प्रकार जल चक्र पूर्ण होता है, इसलिए पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है। चलिए बच्चों आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। इनमें से पूछा बच्चों कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चलिए बच्चों कथन नंबर फर्स्ट हमने पढ़ लिया कि बस दूसरा वाला जो है बच्चों, समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिससे जल खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता है। ये बच्चों भी सत्य है, ये भी सत्य है। वो कह रहा कौन सा सत्य नहीं है, तो बच्चों राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। दोनों ही कथन एकदम बच्चों सत्य है। चलिए बच्चों, आंसर इसका सही लिखा, दोनों कथन सही है। वर्षा के जल को एकत्रित करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। समुद्र एवं महासागरों में लवण की उपस्थिति के कारण जल खारा होता है, इसलिए ये पीने योग्य नहीं होता है। आगे बच्चों लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ है राइम ऑफ द एंशिएंट मैनियर, कविता के रचयिता हैं। ये बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैनियर, मेरिनर, कविता के रचयिता कौन है, तो बच्चों ये हैं एस टी कोलरिज। ये बच्चों यहाँ पे कहानी इसमें है, कुछ डिटेल इसकी देखते हैं। यहाँ लिखा है एस टी कोलरिज द्वारा 1798 में कविता लिखी गई, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। इस कविता में कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविक की करुण गाथा का उल्लेख किया है। इस कविता की एक पंक्ति है, हर जगह, इस कविता की पंक्ति बच्चों, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। इसकी बच्चों ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। तो ये बच्चों ये कविता इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एस टी कोलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई थी।
राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, हमारे चारों ओर वायु। हमारे चारों ओर वायु, चैप्टर नंबर 15। तो हमारे चारों ओर वायु बच्चों चैप्टर 15वां शुरू हो रहा है हमारा। चलिए इसे देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों लिखा है वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। वायु जो है बच्चों अनेक गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है वायु जो है 99% होती है। ये बात बिल्कुल सही है। शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प और धूल के कण होते हैं। ये बात भी सही है। तो 1 और 2 दोनों यानी कि राइट आंसर होगा बेटा सी बात। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। मिश्रण में लगभग 99% बच्चों दो गैसें, इसमें 21% लगभग ऑक्सीजन और 78% लगभग नाइट्रोजन, जबकि शेष 1% में बच्चों आता है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य जलवाष्प के धूल कण। इस मिश्रण से बनी वायु जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे ही बच्चों हम लोग वायुमंडल कहते हैं। चलिए आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कथनों पर विचार कीजिए। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। वायु स्थान नहीं घेरती है, दूसरा ये है बच्चों। इनमें से बच्चों सत्य नहीं बताना, ये पहले देख लिया करिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो बच्चों आगे लिखा है वायु स्थान नहीं घेरती, ये तो गलत हो गया यहीं पे। दूसरा लिखा है वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए उसे वायुमंडल कहते हैं, ये तो सही बात है। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, इसे देख सकते हैं, ये बच्चों गलत बात है। प्रत्येक स्थान पे कहीं कहीं निर्वात भी होता है, नहीं होती और देख भी नहीं सकते। तो 2 और 4 वाला जो है कथन सत्य नहीं है। तो आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे 2 और 4 यानी कि केवल डी सही हो जाए। डी इज द राइट आंसर। देखा है गतिशील वायु को पवन कहते हैं। गतिशील वायु को बेटा क्या कहते हैं? पवन कहा जाता है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु स्थान घेरती है तथा प्रत्येक स्थान पर मिलती है, लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता है। वायु की परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है इसे ही वायुमंडल कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं कथन 1 कथन 2। तो यहाँ पे बच्चों कथन 1 लिखा है जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। कारण बच्चों लिखा है वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा अन्य कुछ गैसों का मिश्रण होती है। तो यहाँ पे बच्चों सभी प्राणी श्वसन में जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं, ये लिखा है कथन। दूसरा लिखा है जलीय प्राणी, और लिखा है कि वायु जो होती है बच्चों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। तो इसका बच्चों राइट आंसर बताना है। तो इसका बच्चों राइट आंसर होगा बी वाला कथन। ये सही है, कारण भी बच्चों सही है, लेकिन इसका कारण सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ जो डिटेल में लिखा है जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों आग्नि जो होती है, जल दहन जो होता है वो बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकता। तो दहन का प्रोसेस बच्चों ऑक्सीजन उसके लिए अनिवार्य तत्व है। अगर कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे आप आग नहीं जला सकते। तो डिटेल में बच्चों इसके बारे में लिखा है जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प की उपस्थिति होना अनिवार्य है। पादप जंतु श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट आगे। तो हमारा बच्चों नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, आखिरी चैप्टर है क्लास 6 का बच्चों, चैप्टर नंबर 16 है। इस चैप्टर का नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटान। चैप्टर 16वां है बच्चों कचरा संग्रहण एवं निपटान। इसमें लिखा है वर्मी कंपोस्टिंग एवं कृमि कंपोस्टिंग में लाल केंचुओं का प्रयोग होता है। इन लाल केंचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो निम्नलिखित कथनों पर हम लोग क्या करते हैं? विचार। चलते हैं बच्चों सी। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, लाल केंचुओं के दांत नहीं होते, ये भोजन को गिजर्ड की सहायता से पीसते हैं। ये बात तो बच्चों सही है, ये भोजन को किसकी सहायता से पीसते हैं? गिजर्ड की सहायता से। दूसरा, अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख
सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केंचुओं की सहायता करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों ये दोनों ही कथन सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, दोनों कथन सत्य है। लिखा है केचुए किसान के मित्र कहे जाते हैं। लाल केचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है या कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। लाल केचुए के दांत नहीं होते हैं, इनमें विशेष संरचना होती है जिसे बच्चों गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख सीपी का चूरा आहार के साथ मिलाने पर भोजन को पीसने में केचुए की सहायता करता है। लाल केचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते, इन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कागज का पुनः चक्रण संभव है। यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है कागज का पुनः चक्रण संभव है, पुनः चक्रण से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। कंपोस्टिंग अथवा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों जो लिखा हुआ है कि कंपोस्टिंग अथवा कम हानिकारक पदार्थों को यहाँ पे करना संभव नहीं है, ये बात भी बच्चों सही। प्लास्टिक को कैसे कर पाएंगे? तभी सही है। पौधे एवं जंतु अवशिष्ट को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं, ये बात भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग तो बच्चों इसके चारों ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। चलते हैं ऊपर। तो इसमें लिखा हुआ है बच्चों उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों चारों सही है, यानी कि डी सही हो जाए। लिखा है कागज का पुनः चक्रण संभव है, इससे उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। प्लास्टिक की कंपोस्टिंग नहीं की जा सकती है, जबकि पौधे एवं जंतु अवशिष्टों की कंपोस्टिंग की जा सकती है। प्लास्टिक को गर्म करने या जलाने पर हानिकारक गैसें निकलती हैं। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग से कौन सा दुष्परिणाम हो सकता है? देखा खाद्य पदार्थों का हानिकारक एवं कैंसर कारक होना, पशुओं की मृत्यु का कारण, शहरों में जलभराव एवं बाढ़। तो इसका बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों घटनाएं बच्चों हो सकती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? डी। ये सब चीजें बच्चों हमारे लिए यहाँ पे इसका कार्ड बन सकते हैं। प्लास्टिक अगर उपयोग करते रहेंगे तो सब बातें बढ़ जाएंगी। इसकी बच्चों देख लेते हैं डिटेल। देखिए प्लास्टिक की थैलियों में पैक किए गए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, गंदगी के कारण है। ये सब सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर जलाने पर हानिकारक गैसें छोड़ते हैं। बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिसमें मानव कैंसर भी सम्मिलित है उत्पन्न करती हैं। प्लास्टिक की थैलियों में पैक कूड़े को जानवर भोजन की लालच में थैली सहित निगल जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। प्लास्टिक की थैलियों से शहर के नाले एवं सीवर बंद हो जाते हैं, जो शहरों में बाढ़ एवं जलभराव का महत्वपूर्ण कारण है। तो बच्चों हम लोगों ने क्लास 6 का जो बच्चों एनसीईआरटी था पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों हमारा क्लास 7 का एनसीईआरटी शुरू। क्लास 6 की जो बच्चों एनसीईआरटी थी हम लोगों की, वो हम लोगों ने कर ली है कंप्लीट। अब आते हैं बच्चों क्लास 7 की बात करेंगे। तो क्लास 6 की बच्चों एनसीईआरटी हो चुकी है कम। यहाँ पे बच्चों अब क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है वो शुरू होने जा रही है। क्लास 6 की बच्चों एक एक क्लास की वीडियो हम एक वीडियो में देंगे पूरी एनसीईआरटी। तो क्लास 6 की बच्चों हमने जो है 16 चैप्टर थे टोटल के टोटल पूरे कंप्लीट करा दिए क्लास 6 कक्षा 6 के। तो बच्चों इसका वीडियो आज आपको देखने को मिल जाएगा। अगली वीडियो जो बच्चों आएगी उसमें क्लास 7 की पूरी एनसीईआरटी साइंस कंप्लीट रहेगी। ये बच्चों बुक आपने अगर कर ली, दृष्टि की बुक इतनी व्यवस्थित है और इतना स्पष्ट व्याख्या इसमें दिया गया है कि फिर किसी रेलवे का परीक्षा हो, यूपीएससी हो, एसआई हो, कोई परीक्षा हो बच्चों, पीसीएस हो, आरओआर हो, साइंस का क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए सब बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में बच्चों इस वीडियो को क्या कर देना, शेयर कर देना। और बाकी के बच्चों आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।